नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी शिक्षक आज आपको हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, इसका प्रयोग वाक्यों में शब्दों में कैसे किया जाता है और इसके प्रयोग से नए नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है और इसके भेद कितने होते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग क्या है। देखिए बच्चों, कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, वे मूल रूप से बने होते हैं। लेकिन इन मूल शब्दों के आरंभ में कोई शब्दांश मतलब शब्द का एक अंश, शब्द का एक टुकड़ा लगा करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थात उन मूल शब्दों के, वो जो मूल शब्द हैं, उनके प्रारंभ में कोई शब्दांश को जोड़ करके हम नए शब्द बना सकते हैं। जैसे कि मूल शब्द है देश, इसके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और तो देश जो मूल शब्द है, इसके पहले हम उपसर्ग लगाते हैं और उससे बनता है एक नया शब्द उपदेश। इससे एक नए शब्द का निर्माण हुआ जिसका अर्थ भी नया है, दूसरा है। इसके बाद हम देखते हैं एक शब्द है देश। देश शब्द जो है वो मूल शब्द है, इसके आगे हमने पर लगा दिया तो बन गया परदेश। तो देश मतलब अपना देश, परदेश मतलब दूसरा देश, तो अर्थ बदल गया। इसी तरह से मान शब्द है, मान शब्द के पहले यदि हमने उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अपमान। मान शब्द के पहले सम उपसर्ग लगा दिया तो बन गया सम्मान। तो देख रहे हैं आप कि एक उपसर्ग के चेंज हो जाने से, बदल जाने से मूल शब्द के अर्थ में अंतर आ जा रहा है। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, शब्दांश का मतलब आप समझ गए हैं, शब्दों के अंश यानी शब्दों के टुकड़े जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग किए जाते हैं वाक्यों में, और उनको हमेशा किसी न किसी शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वे शब्दांश, वे शब्दों के टुकड़े या वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, आरंभ मतलब पहले, ठीक है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे ही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं उपसर्ग के भेद की ओर। उपसर्गों के 3 भेद बताए गए हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। देखिए पहला जो है संस्कृत के उपसर्ग, तो कहाँ पे इनका प्रयोग होता है? आपने पढ़ा था होगा हिंदी में तत्सम और तद्भव। तत्सम कौन शब्द होते हैं? वे शब्द जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा से जिन शब्दों को बिना परिवर्तन किए हिंदी भाषा में ले लिया गया है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके, अर्थात वो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के तब हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों के साथ जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, उन उपसर्गों को हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। और जो तद्भव शब्दों के साथ, तद्भव हिंदी शब्दों के साथ जो प्रयोग होते हैं उपसर्ग, उन्हें हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। इसके अतिरिक्त उर्दू भाषा, क्योंकि भारत की जो एक राष्ट्र, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, वो उसने क्या किया है, भारत में बहुत से विदेशियों का आगमन हुआ समय समय पर। उनकी भाषाओं के बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, खासकर कि अंग्रेजी और उर्दू के बहुत से शब्दों का समावेश हिंदी भाषा में किया गया है। तो बस उसी में से कुछ शब्द जो उर्दू के शब्द हैं, उनमें जो उपसर्ग लगा करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, उर्दू के शब्दों में जो उपसर्ग लगते हैं उन्हें हम उर्दू के उपसर्ग कहते हैं। तो आइए हम कुछ उदाहरण के द्वारा इन्हें समझते हैं।
पहला है हिंदी के उपसर्ग, जैसे आप देख रहे हैं एक तरफ उपसर्ग है, फिर अर्थ है उन उपसर्गों का, और फिर उनसे बनने वाले नवीन शब्द, जैसे कि अ उपसर्ग। अ का मतलब है अभाव, किसी चीज़ का अभाव होना। जैसे मर मूल शब्द है, उसमें आ जोड़ दिया तो बना अमर। काल मूल शब्द है, उसमें आ जोड़ा तो बना अकाल। चेत में आ जोड़ा तो बना अचेत। ज्ञान के आगे अ जोड़ दिया तो बना अज्ञान, और सत्य के आगे अ जोड़ दिया तो बना असत्य। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मर, काल, चेत, ज्ञान, सत्य, इन सभी शब्दों के आगे जब हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अमर, अकाल, अचेत, अज्ञान, असत्य जैसे नवीन शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अनुपसर्ग से बने शब्द हैं अनमोल, अनमोल, अनपढ़, अनबन, अनमोल। फिर अध, अध उपसर्ग से बने शब्द हैं अधपका, अधखिला, अधमरा। ठीक, पका मतलब जो पक गया है, अधपका मतलब जो आधा पका है। तो ये देखिए दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। इस तरह से हमने एक नया शब्द का निर्माण किया, अधपका, अधखिला, अधमरा। फिर उन प्रयोग, उन शब्द के प्रयोग से हमने बनाए हैं, उन उपसर्ग के प्रयोग से हमने नए शब्द बनाए हैं। जैसे कि 30 के पहले जोड़ा तो बन गया 29, 60 के पहले जोड़ा तो बना 59, इसी तरह 39, 49। फिर अव उपसर्ग से बने शब्द हैं अवगुण। हाँ, फिर क या कु उपसर्ग के द्वारा बने हुए शब्द हैं कपूत, कुपुत्र, कुसंग, कुमार्ग। अब देखिए यहाँ पुत्र, संग और मार्ग ये अलग अलग, ये इन्हें कहते हैं मुख्य शब्द। ठीक है, इनके आगे जुड़ गया कु उपसर्ग तो बन गया कुपुत्र, कुसंग, कुमार्ग। आगे और देखते हैं। इसी तरह से अब संस्कृत के उपसर्ग आगे हैं जो कि तत्सम शब्दों में लग रहे हैं, जैसे कि दान, जीवन, हाँ, गमन। ये सारे शब्द हैं संस्कृत के जो कि संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तित हुए हिंदी भाषा में आए, तत्सम शब्द हैं। इनके आगे हम आ उपसर्ग लगा रहे हैं, तो आदान, आजीवन, आचरण, आगमन। इसी तरह से अति उपसर्ग लगा करके अतिधन आचार, अत्याचार, अतिधन अधिक, अत्यधिक, अतिधन अंत, अत्यंत, ये शब्द बने। फिर अधि उपसर्ग लगा करके अधिधन कार, अधिकार, अधिधन पति, अधिपति। इसी तरह से अनु से बना है अनुशासन, अनुराग, अनुकरण। फिर अप से बना है अपकार, अपव्यय, अपकीर्ति, अभिमान। फिर अभि से बना है अभिलाषा, अभियोग, अभिमान। ये सारे शब्द अभि उपसर्ग से बने हैं। फिर उत उपसर्ग से बने हैं उत्कर्ष, उन्नति जैसे शब्द। इसी तरह के शब्द और आपको मिलेंगे। दुर उपसर्ग से बने हैं दुर्लभ, दुर्गम, दुर्भाग्य, दुर्दिन। दुस उपसर्ग से बने हैं दुस्साहस, दुष्कर्म। नी उपसर्ग से बना है नियम, निवारण, निवास, है ना, वास शब्द था उसमें नी लगा दो तो निवास बन गया। फिर निर उपसर्ग से बने हैं निर्गुण, निर्भय, निर्मल, निर्दय। निस से बना है निष्कपट, निसंदेह। पर से बना है परोपकार, परहित। और परा से बना है पराजय, पराधीन। आगे देखते हैं परि, परि उपसर्ग से बना है परिपूर्ण, परिचय। प्र उपसर्ग से बना है प्रगति, प्रलय, प्रसिद्ध। और इसी तरह से प्रति उपसर्ग से बना है प्रत्यक्ष, प्रतिपल, प्रयत्न, प्रयत्न जो है प्र उपसर्ग से बना है। और प्रतिदिन, प्रतिक्षण, ये प्रति से बन गए हैं। अब आगे पहुंचते हैं उर्दू के उपसर्ग। ये उर्दू के शब्दों के आगे लगते हैं, जैसे कि खुश। अब यहाँ पे बू शब्द जो है, बू उर्दू भाषा का शब्द है। हाँ, खबरी, खबर, खबर जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है। हाँ, हाल जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है। इनके आगे खुश उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनता है खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल। देखिए बू शब्द का मतलब होता है गंध, और बू के आगे यदि खुश जुड़ गया उपसर्ग तो बन गया खुशबू। खुश मतलब अच्छी, तो अच्छी गंध को खुशबू। और इसी तरह से बू के आगे यदि बद उपसर्ग जुड़ गया, ये भी उर्दू का ही उपसर्ग है, बद उपसर्ग, तो ये बन गया बदबू, यानी बुरी बदबू। बद का मतलब बुरा, तो बुरी गंध यानी बदबू हो गया। इसी तरह से गैर उपसर्ग भी उर्दू का है। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। इसमें हाजिर, कानून और सरकारी, ये सब जो है क्या है, ये सब उर्दू के शब्द हैं। फिर बद से बना है बदनाम। ना से बने हैं नापसंद, नामुमकिन, नाराज। बे से बना है बेइज्जत, बेईमान, बेदाग, बेनाम। ला उपसर्ग से बना है लापरवाह, लाजवाब, लावारिस। हम उपसर्ग से बने हमजोली, हमसफ़र, हमदम। इस तरह से आपने देखा उपसर्ग के
भेदों के बारे में, उपसर्ग की परिभाषा, उसके भेदों को समझा। अब हम कुछ बातें दोहरा लेते हैं, जैसे कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर के द्वारा। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, और इनका प्रयोग शब्दांशों के रूप में ही होता है। ये हमेशा शब्दों के आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? ये शब्दांश हैं और शब्दों के आगे, मतलब शब्दों से पहले जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। फिर उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। किसी भी वाक्य को निर्माण करते समय हम इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, बल्कि किसी न किसी शब्द के आरंभ में लगा करके हम एक नवीन शब्द का निर्माण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व लगाकर उनका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, ये हम जान ही चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।